Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. In this video lecture we are going to study about our theme 6 in history which is Bhakti Sufi traditions. तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कुछ मेजर रिलीजन्स को, ऐसे रिलीजन्स जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते थे, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख. ओके, बट एक ऐसा समय भी था जब इन वर्ड्स को कोई नहीं पहचानता था, लाइक हिंदू वर्ड से कोई नोन ही नहीं था, मुस्लिम वर्ड को कोई नहीं जानता था. तो किस तरीके से इन ग्रुप्स ने या इन रिलीजियस कम्युनिटीज ने अपने आप को अमर्ज किया और ग्रेजुअली ये कैसे डेवलप होना स्टार्ट हुई, मंदिर, मस्जिद, श्राइन्स कैसे बनना स्टार्ट हुए, वो सब हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम पीरियड है इस चैप्टर का, दैट इज 8th to 18th सेंचुरी. नाउ सोर्सेज में आर्कोलॉजिस्ट को पता चलता है कि जो इतना लेंथी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे जान पाए. तो इसके अंदर सबसे पहला है टेक्सचुअल ट्रेडिशन सोर्सेज. आपकी बुक के अंदर ग्रे कलर के बॉक्स में दिया होता है इन ट्रेडिशनल सोर्सेज के बारे में. तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं वेदास, पुराणास. वेदास क्या है? वेदास को कंपोज किया ब्राह्मण्स ने और ऐसा माना जाता है कि ये गॉड के द्वारा कही गई बातें हैं. और पुराणास क्या है? पुराणास लिखे गए वेदास के बाद और ये काफी सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए. सो इट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आता है ओरल मैसेजेस ऑफ पोएट सेंट्स. जो पोएट सेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पर, लाइक कबीर, गुरु नानक देव जी, दे वर यूज टू गिव ओरल मैसेजेस और उनके फॉलोअर्स ने उन मैसेजेस को लिखना स्टार्ट कर दिया. सो जो आर्कोलॉजिस्ट थे जान पाए इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन पास्ट के बारे में. नेक्स्ट रिलायबल सोर्स है हेगियोग्राफी. अब हेगियोग्राफी क्या है? बायोग्राफी के बारे में तो सबको पता है कि अगर किसी मतलब कि नॉर्मल पर्सन की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है. बट अगर किसी पोएट सेंट की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाए तो उसे हेगियोग्राफी कहते हैं. और आर्कोलॉजिस्ट को जो ये हेगियोग्राफी अवेलेबल हुई उस टाइम की, उनके थ्रू ये पास्ट के बारे में जान पाए. सो स्टूडेंट्स, दिस आर 3 सोर्सेज ऑफ दिस चैप्टर. नाउ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में गिवन है, इट इज ए मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. अब मोजाइक क्या है? जब छोटे छोटे पीसेस को कलेक्ट कर कर एक बड़ी पिक्चर क्रिएट की जाती है तो उसे मोजाइक कहा जाता है. या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैमरा में एक मोजाइक मोड होता है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट होकर आ जाता है. ओके, तो यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं, ए मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का मीनिंग है कि देयर वाज अ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गुडेसेस. मीन्स काफी सारे गॉड एंड गुडेसेस को वर्शिप किया जाता था उस टाइम पर. काफी सारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पाए जाते थे. नाउ नेक्स्ट है हमारा 1.1, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. अब कल्ट्स क्या होता है? कल्ट्स का मीनिंग होता है सोशल रिलीजियस बिलीफ जो पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं तो उसे कहा जाता है कल्ट्स. इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन होता है किसी चीज का एकीकरण होना. जहां पर कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है तो वहां पर इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि काफी सारे गॉड एंड गॉडेसेस थे, काफी सारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे, तो कुछ में सिमिलैरिटी पाई गई, काफी कुछ मिक्स एंड मैच अगर मिलता है तो वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इस चीज के लिए 2 चीजें प्रोसेस में थी. नंबर 1, प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज का डिसेमिनेशन हो रहा था. यानी कि आइडियाज को जो काफी रिजिड हुआ करते थे उस टाइम पर ब्राह्मणों के, उनको ब्रेक कर कर या तोड़ मरोड़ कर नई चीजें अमर्ज हो रही थी. और ये वर्क कर रहा था थ्रू कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराणिक टेक्स्ट. यानी कि उस टाइम पर पुराणिक टेक्स्ट लिखे जा रहे थे. और स्पेशल फीचर क्या था इनका कि ये सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए. बट हेयर आई मस्ट टेल यू, जो वैदिक टेक्स्ट हुआ करते थे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे. उनको सिर्फ या तो ब्राह्मण्स या फिर रूलर या क्षत्रिय ही पढ़ पाते थे क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन अचीव हुई होती थी, यानी कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते थे. बट पुरानिक टेक्स्ट जो थे काफी सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में थे तो ये एक्सेसिबल हुए वुमेन एंड शूद्रास के लिए भी. तो वो भी कुछ भक्ति के बारे में जान पाए थ्रू द पुरानिक टेक्स्ट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज.
क्या मीनिंग है यहाँ पर कि जो अदर सोशल कैटेगरीज होती थी, यानी कि जो लोअर कास्ट होती थी, उन्होंने भी अपने कुछ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिए थे। उनके अकॉर्डिंग वो भी भक्ति कर सकते थे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने भी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन पर रीवर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद एक टर्म सामने आती है एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। अब ये ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन क्या है? ग्रेट ट्रेडिशन होता है कि जैसे जो मोस्ट डोमिनेंट कास्ट जिनको फॉलो करती हैं और इसके अंदर मेजर डीटीज को फॉलो किया जाता है, जैसे कि विष्णु, शिवा को, तो ये सब चीजें आती हैं ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर, जिनको कि उस टाइम की डोमिनेंट कास्ट फॉलो करती थी, लाइक प्रीस्ट या फिर क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स। ओके, नाउ लिटिल ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन होता है जिसको कि कम मेजोरिटी में लोग फॉलो करते हैं और लोअर कास्ट के लोग फॉलो करते हैं, और इसके अंदर लोकल गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता है। ओके, तो इसका लिटिल ट्रेडिशन का आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है लॉर्ड जगन्नाथ का। लॉर्ड जगन्नाथ स्पेशली पूरी उड़ीसा में काफी वर्शिप किए जाते थे और जगन्नाथ उस टाइम के लोकल गॉड हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ये काफी फेमस हैं और आपकी बुक के अंदर जगन्नाथ की पिक्चर भी दी गई है सुभद्रा और बलराम के साथ। नाउ ये जो नेम दिया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये जो टर्म हमने अभी डिस्कस की है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, इट वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। ये जो ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन टर्म है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट 1.2 इज डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अभी अभी आपको बताया गया है कि काफी सारे ट्रेडिशंस, काफी सारे बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, गॉड एंड गॉडेसेस हुआ करते थे। तो इंटीग्रेशन कहाँ हुआ? जहां पर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी पाई गई, बट ईच एंड एवरीथिंग में तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पर क्लैशेस भी पाए गए। तो डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट होना एक नेचुरल सा प्रोसेस हो गया। यहाँ आपकी बुक के अंदर एक तांत्रिक वर्शिप को डिस्क्राइब किया गया है। तो तांत्रिक वर्शिप क्या है? तांत्रिक नाम से ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में अंडरस्टैंड किया जाता है कि तांत्रिक वर्शिप को एक बहुत डेंजरस प्रोसेस समझा जाता है। टीवी में भी दिखाया जाता है कि ये काफी जादू टोने वाली विद्या होती है, बट तांत्रिक वर्शिप का उस टाइम पर ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं था। तांत्रिक वर्शिप का मीनिंग था कि वर्शिप ऑफ गॉडेस। जब वर्शिप ऑफ गॉडेस की जाती है, देवी की पूजा की जाती है, तो उसे कहा जाता है तांत्रिक वर्शिप। क्या फीचर था इस तांत्रिक वर्शिप का? कि इट वॉज ओपन टू वुमेन एंड इग्नोर्ड कास्ट। वैदिक लर्निंग के अंदर जिन वुमेन को और लोअर कास्ट को इग्नोर किया गया था, यहाँ पर उनको ज्वाइन किया गया, अपने साथ अटैच किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है शैविज्म एंड बुद्धिज्म का भी काफी ट्रेंड हो रहा था उस टाइम पर, मेनली इन ईस्टर्न, नदर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आपके 1 मार्क के लिए ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि शैविज्म और बुद्धिज्म को कहां पर एक्सटेंड हो रहा था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑल दीज डाइवर्जेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस नोन एज हिंदू, यानी कि ये जो डाइवर्ज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बताए गए उनको हिंदू के नाम से जाना गया। तो आपकी बुक के अंदर ये हिंदू नाम पहली बार आया है जब इसको रिलीजियस के साथ कनेक्ट किया गया है। वैसे पहले हिंदू नाम आया है, बट ये किसी रिलीजियस के साथ मतलब कि कनेक्ट नहीं था। पहले जो सिंधु घाटी के पास लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया, लेकिन यहाँ पर हिंदू को रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि जो तांत्रिक वर्शिप के लोग थे, गॉडेसेस को वर्शिप करते थे, विष्णु को वर्शिप करते थे, शिवा को वर्शिप करते थे, उनको हिंदू कहा गया। नेक्स्ट आता है कि जैसे कि हमारा पॉइंट है डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो किसके बीच में डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे? बिटवीन वेदास एंड पुराणास के बीच में स्पेशली हुआ करते थे, कंपैरिजन किया जाता था इनके बीच में। उसके बाद जो तांत्रिक वर्शिप आपको बताया है, तांत्रिक वर्शिप बिल्कुल एग्री नहीं करता था विद द अथॉरिटी ऑफ वेदास, और ये जो जैनिज्म, बुद्धिज्म रिलीजियंस हुआ करते थे, ये भी वेदास और पुराणास के साथ एग्री नहीं करते थे। तो काफी सारा मतलब कि डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता था। और उस टाइम की जो मेजर डीटीज हुआ करती थी वो थी अग्नि, इंद्र, सोम, और इनके साथ साथ जो वेद हैं उनके अंदर शिवा और विष्णु और उनकी गॉडेसेस को लेकर मतलब कि वैदिक सभ्यता के अंदर वो मंत्र उच्चारण जो किए गए हैं वो शिवा और विष्णु को लेकर किए गए हैं।
सो उस टाइम पर ये भी मेजॉरिटीज हुआ करती थी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट अब यहीं पर खत्म होता है। हमने इसके अंदर पढ़ा कि मतलब कि ये हमने पढ़ा है जो अभी कि मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हमने देखा यहाँ पर कि ए वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस हुआ करती थी। उसके बाद हमने 1.1 किया है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी कि जो ये वाइड रेंज पाई जाती थी बिलीव्स की, प्रैक्टिसेस की, इनमें अगर सिमिलैरिटी पाई गई तो वहां इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स हो गया, और जहां पर डिफरेंसेस पाए गए, क्लैशेस पाए गए, तो वहां कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो वुमेन एंड लो कास्ट के पीपल हुआ करते थे, अब इन्होंने भी ये मानना स्टार्ट कर दिया कि वो भी वर्शिप कर सकते हैं, उनको भी राइट है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अकोमोडेट हुए और उन्होंने काफी भक्ति मूवमेंट्स के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया, और ये वुमेन एंड लो कास्ट के लोग भक्ति मूवमेंट्स को या भक्ति को एक अनदर लेवल पर ले गए। और जो उस टाइम के पोएट सेंट्स हुआ करते थे वो एज ए लीडर अमर्ज्ड हुए, और उन्होंने क्या किया कि अपने फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी को डेवलप किया और उनको लीड किया भक्ति मूवमेंट्स को। और स्पेशली जो ये लोअर कास्ट और वुमेन हुआ करती थी ये भी शिवा एंड विष्णु को ही वर्शिप करते थे। इसके बाद आता है कि जो भक्ति मूवमेंट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सगुना और एक है निर्गुणा। सगुना का क्या मीनिंग है? सगुना मीन्स विद एट्रीब्यूट एंड निर्गुणा मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट। सगुना विद एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है? जहां पर किसी गॉड या गॉडेस को वर्शिप किया जाता है एक फिगर के रूप में, लाइक शिवा, विष्णु। अगर हम शिवा को इमेजिन करते हैं तो उनकी पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। अगर हम विष्णु को इमेजिन करते हैं तो उनकी पिक्चर भी हमारे माइंड में क्रिएट की जाती है, यानी कि आइडल वर्शिप पाई जाती है यहाँ पर। सो सगुना मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, जहां पर एक ऐसे गॉड या गॉडेस को वर्शिप किया जाता है जिसका एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक फिगर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है निर्गुणा, विदाउट एट्रीब्यूट। यहाँ पर किसी गॉड या गॉडेस को वर्शिप नहीं किया जाता, यहाँ पर पावर को वर्शिप किया जाता है, अब्स्ट्रक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप किया जाता है। ओके, सो इट इज निर्गुणा मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स। इसके बाद ये जो भक्ति मूवमेंट्स ट्रेंड में आ रहे थे तो तमिलनाडु के अंदर भी 2 भक्ति मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे कि अल्वर्स एंड नायनार्स। और 1 मार्क के लिए आपका एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग कब हुई तो आप 6th सेंचुरी में इसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम अल्वर्स एंड नायनार्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्वर्स कौन थे, नायनार्स कौन थे? अल्वर्स कौन थे? वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि जो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे उन्हें अल्वर्स कहा गया, और जो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे उन्हें नायनार्स कहा गया। अब जो अल्वर्स और नायनार्स थे इनका कास्ट सिस्टम को लेकर क्या एटीट्यूड रहा? क्या वो भी वैदिक लर्निंग की तरह इन कास्ट को इग्नोर करते थे? तो ऐसा नहीं था, उन्होंने ज्वाइन करवाया लोअर कास्ट के लोगों को भी, उनके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को मतलब कि वर्शिप करने का राइट है। तो ये अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के, जो पोल्यूशन वाला जो पॉइंट है उसको ये इग्नोर करते थे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट तमिल टेक्स्ट है जिसका नाम है नलगिरा दिव्या प्रबंधम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 1 मार्क में काफी बार रिपीट हुआ है ये नेम। ये क्या है? ये एक तमिल टेक्स्ट है और इसको तमिल वेद भी कहा गया है, और इसको मतलब कि जो हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी जाती है अल्वर्स के अंदर, अल्वर्स भक्ति ट्रेडिशन के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन की। जो वुमेन हुआ करती थी, क्या अल्वर्स और नायनार्स ने उनको अपने साथ अटैच किया? तो यस, अल्वर्स और नायनार्स को ज्वाइन कर सकती थी वुमेन भी। और एक इम्पोर्टेंट वुमेन, अलवर वुमेन का नाम आपकी बुक के अंदर दिया गया है, उनका नाम था अंडाल, और ये अपने आप को बिलव्ड ऑफ विष्णु कहती थी। इन्होंने क्या किया कि ये काफी सारे पोएम्स और भक्ति के गीत लिखती रहती थी, जिसके कारण अलवर ट्रेडिशन को काफी एक्सटेंड किया इन्होंने, अंडाल ने। और इसी तरह सेम नायनार वुमेन जो काफी फेमस हुई, उनका नाम था करैकल अमैयर। करैकल अमैयर की पिक्चर भी आपकी बुक के अंदर दी गई है, आप साइड में देखिएगा।
ओके, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अडॉप्ट किया पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म क्या होता है, यानी कि तप करना। इन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव के दर्शन करने के लिए, मतलब कि अच्छे वाला एक एक्सट्रीम लेवल का एसेटिसिज्म किया, घोर तपस्या की, हम ये कह सकते हैं। और अलवर्स और नायनार्स की एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये इन्होंने ट्रैवल बहुत किया, यानी कि ये अपने गॉड या गॉडेसेस को वर्शिप करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उनकी प्रेज के लिए काफी पोएम्स या भक्ति गीत गाते रहते थे। और क्या हुआ कि जहां ये बैठते थे ज्यादा टाइम पर जाकर, धीरे धीरे वहां पर मंदिर या श्राइन्स बनना स्टार्ट हो गए और कहीं कहीं पर उन्हीं जगहों को पिलग्रिमेज का नाम भी दे दिया गया। हम तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं ना, तो इस तरीके से ये पिलग्रिमेज की जो सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद आता है चैलेंज टू पैट्रियर्कल नॉर्म्स। अलवर्स और नायनार्स ने पैट्रियर्कल नॉर्म्स को भी चैलेंज किया। अब पैट्रियर्कल नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि जहां पर स्पेशली मेन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वुमेन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, वो है पैट्रियर्कल नॉर्म। जैसे कि पहले क्या था कि वुमेन को संपत्ति रखने का भी राइट नहीं था, लेकिन इन्होंने इनको इस पैट्रियर्कल नॉर्म को चैलेंज किया है, इसके अगेंस्ट रहे हैं ये। अब हम बात करते हैं रिलेशन विद द स्टेट। जो अलवर्स और नायनार्स थे, इनके स्टेट से कैसे रिलेशन रहे, जो या फिर हम कह सकते हैं कि उस टाइम के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ इनके रिलेशन कैसे रहे। तो उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट चीफडम्स थे तमिल रीजन के अंदर, वो थे पलवाज, पांड्याज, चोलाज एंड चेराज। तो जितने भी ये भक्ति मूवमेंट रहे, जैसे अलवर्स, नायनार्स या फिर ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके बीच में रॉयल पैट्रोनेज को लेकर कंपटीशन चलता रहता था। अब रॉयल पैट्रोनेज क्या होती है? रॉयल पैट्रोनेज मीनिंग जो उस टाइम के रूलर्स हुआ करते थे, ये किसी भी भक्ति ट्रेडिशन पर खुश होकर उनको अपने गॉड या गॉडेसेस को मतलब कि फेमस करने के लिए ये कुछ लैंड ग्रांट कर देते थे, तो उसको रॉयल पैट्रोनेज कहा गया। अनलकीली जो बुद्धिज्म और जैनिज्म भक्ति ट्रेडिशंस थे, ये मतलब कि रॉयल पैट्रोनेज को ज्यादा अचीव करने में सक्सेस नहीं हो पाए जितने कि अलवर्स और नायनार्स रहे। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पेशली जो ये चिदम्बरम एंड तंजावुर के अंदर टेम्पल्स बनाए गए हैं और गंगाईकोंडा चोलापुरम के अंदर जो शिवा के टेम्पल्स बनाए गए हैं, ये कंस्ट्रक्ट हुए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। और उन्होंने शिव की काफी बड़े बड़े ब्रोंज स्टैचू भी बनवाए। अब बात यह आती है कि जो ये रूलर्स हुआ करते थे, ये इतना पैसा क्यों स्पेंड करते थे इन सब बातों पर? तो राजा का क्या काम होता है कि अपनी जनता को खुश रखना। और उस टाइम की जनता कौन थी? उनका नाम हुआ करता था वेलाला पीजेंट्स। ओके, स्पेशली इन साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये वेलाला पीजेंट इन मतलब कि भक्ति मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, फॉलो करते थे। तो राजा ने इनको खुश रखने के लिए इनको मतलब कि इनके जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे उनको लैंड ग्रांट दी जाती थी, या फिर अपनी पावर को शो करने के लिए भी वो ये सब करते थे। और वो कहते थे कि हमारे पास जो है गॉड की परमिशन है, हमें गॉड की सपोर्ट मिली है, हमें मंदिर बनाने के लिए कहा गया है। तो इन सब कामों को करने से जो वहां की जनता थी, लाइक वेलाला पीजेंट्स, उनका सपोर्ट मिलता था उनके राजा को। तो इस वजह से ये सब किया जाता था। इसके बाद एक चोला रूलर हुए हैं परंतका वन। उन्होंने अपार, सबंदर और सुंदरर की मेटल इमेजेस बनवाई हैं। तो उनका ये जो अपार, सबंदर, सुंदरर हैं, ये कौन हुआ करते थे? ये उस टाइम के एक तरीके से हम मान सकते हैं कि प्रीस्ट कह सकते हैं, या जैसे कि गुरु हुआ करते हैं। ओके, तो काफी मतलब कि जो भक्ति ट्रेडिशन रहे, अलवर्स और नायनार्स उस टाइम के रूलर्स का सपोर्ट गेन करने में सक्सेस रहे। इसके बाद एक नाम आता है तेवारम। तेवारम क्या है? ये एक एंथोलॉजी है, यानी कि एक संकलन है शिवा हाइम्स का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम अच्छे से लर्न कर लेना फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए ट्रेडिशन की, जिसका नाम है वीर शैवा ट्रेडिशन। ये कहाँ फेमस हुआ? स्पेशली इन कर्नाटका। और कब की बात है ये? 12th सेंचुरी। वीर शैवा का मीनिंग है हीरोज ऑफ शिवा, यानी कि शिव की पूजा करते थे। और वीर शैवा को ही लिंगायत्स भी कहा गया, सेम थिंग है दोनों ही। लिंगायत्स का मीनिंग होता है वियरर्स ऑफ द लिंगा,
यानी कि जो लिंगा को धारण करने वाले हैं। और यहाँ पर स्पेशल बात ये है बताने वाली कि ये मतलब कि शिव की इमेज को वर्शिप नहीं करते थे, ये शिव को लिंग के रूप में वर्शिप करते थे। ओके, अब ये जो मूवमेंट है वैश्यवा ट्रेडिशन, इसको लीड किया गया बाय बासवन्ना। बासवन्ना जो थे एक मिनिस्टर हुआ करते थे कालाचुरी रूलर के कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो स्पेशल फीचर हैं वैश्यवा ट्रेडिशन के वो हैं अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, यानी कि जो कास्ट वाला या फिर पोल्यूशन वाला जो नॉर्म थी उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। वीरशैवा के अकॉर्डिंग हर पर्सन को राइट है अपने किसी भी गॉड या गॉडेस को वर्शिप करने का। इसके बाद अगेंस्ट क्रीमेशन। क्रीमेशन क्या है, जैसे कि हिंदू जो धर्म है, रिलीजन है, उसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर द डेथ क्रीमेशन होता है, दाह संस्कार होता है। बट ये मतलब कि डेड बॉडी को क्रीमेशन में नहीं बरी करने में, ठीक है, बरी करने में बिलीव करते थे। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया थ्योरी ऑफ रीबर्थ पर। जैसे कि धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छे कर्म करोगे तो मतलब कि आपका जो जन्म है वो अच्छे कुल में होगा, ये सब बातें। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कोई रीबर्थ नहीं होता है। आफ्टर द डेथ जो सोल है वो शिवा के साथ यूनाइट हो जाती है, तो कोई रीबर्थ नहीं होता है। इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया रीबर्थ थ्योरी पर। उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव बातें बहुत की, अच्छी अच्छी बातें बहुत की, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज मतलब कि ये यौवन के बाद मैरिज पर विश्वास करते थे, यानी कि बाल विवाह के अगेंस्ट थे। इसके बाद है कि ये विडो रीमैरिज पर भी बिलीव करते थे, यानी कि विडोज को रीमैरिज कर देनी चाहिए, जो कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग डिनाई किया गया। अब लास्ट हमारा है कि ये सब जो हम वीरशैवा ट्रेडिशन के बारे में जान पाए वो हमें पता चलता है थ्रू वचनाज। काफी इंपॉर्टेंट नेम है, क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। वीरशैवा ट्रेडिशन को कैसे जान पाए? थ्रू वचनाज, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में रिटन है। सो इट वाज ऑल अबाउट वीरशैवा ट्रेडिशन। काफी थोड़ा लेंथी चैप्टर है, नेक्स्ट कंटेंट को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।